नमस्कार दोस्तों, आपका आज पुनः इतिहास कुंभ में स्वागत है। आज इतिहास कुंभ के इस एपिसोड में, इस क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा विश्व इतिहास का सिलेबस है उसका सबसे महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक है जिस पे हमको चर्चा करना है। पुनर्जागरण को पढ़ने के लिए इतिहास कुंभ के सीरीज में मैंने सीरीज नंबर 2 जो वीडियो के मैंने बनाए हैं और 3 नंबर वीडियो नंबर जो 2 है वह इतिहास में जो हमारा प्राचीन इतिहास है विश्व का, या मध्यकालीन इतिहास है, या आधुनिक इतिहास तक हम आए हैं, तो उसकी जो अलग अलग पृष्ठभूमि है उस पर मैंने चर्चा किया है विस्तार से। आज के पुनर्जागरण को समझने के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए, आप एक बार ये जरूर देखें कि उस वीडियो को का भी अध्ययन करें और उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा वीडियो जो 3 नंबर की सीरीज है 3.01, 3.02 और 3.03, उसमें मैंने, जिसमें कि विश्व यूरोप का जो इतिहास है, यूरोप का जो मैप है, उसको मैंने बड़े व्यापक रूप से बताया है। तो अगर उन दोनों वीडियो को आप अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आज की वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो बिल्कुल हम आज पुनर्जागरण पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। हम पुनर्जागरण को देखते हैं कि पुनर्जागरण जो हमारा टॉपिक है ये क्या है। पुनर्जागरण, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागना, और अंग्रेजी के शब्द रेनेसा से बना है। रेनेसा वस्तुतः फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। तो ये रेनेसा अंग्रेजी में और हिंदी में पुनर्जागरण, जिसका अर्थ होता है पुनः जागना। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इसका क्या अर्थ है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और तमाम चीजें जो इस टॉपिक को लेकर जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके विभिन्न टॉपिक्स को हम अभी यहाँ पर लिख लेते हैं और उसको ध्यान में रख करके हम अपना पूरा आज का जो उत्तर है उसको हम देखेंगे, आज की क्लास को देखेंगे। तो पुनर्जागरण में हम सबसे पहला जो बिंदु होगा वह हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण का अर्थ। इसके बाद हम देखेंगे कि जो पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस पृष्ठभूमि में पुनर्जागरण होता है, इस पर भी प्रश्न आता है। इसके बाद प्राय एक प्रश्न आता है कि पुनर्जागरण का उदय स्थल जो है वो इटली ही क्यों है। तो इस पर हम देखेंगे कि उसकी जो उदय भूमि है, उदय स्थल है, उस पर चर्चा करेंगे कि उदय स्थल इटली है, ऐसा क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद पुनर्जागरण के कारण पे चर्चा करेंगे। कारण के बाद पुनर्जागरण की विशेषताओं पे प्रश्न आता है। और अंत में पुनर्जागरण का प्रभाव और परिणाम। ये कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत हम पुनर्जागरण टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा जो सिलेबस है इतिहास में वह 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है विश्व इतिहास का, परंतु हमें सुविधा के लिए और इसको अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ फ्लैशबैक में जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि किस प्रकार से जो मध्य युग है यूरोप का, या जो प्राचीन युग है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसके कौन कौन से प्रमुख जो है बातें थी, जिसको हमको याद करना होगा, दिमाग पे रखना होगा, ताकि हम पुनर्जागरण को अच्छे से समझ रहे हैं। क्योंकि शब्द ही आप जैसा देख रहे हैं कि पुनर्जागरण का, जैसा मैंने अभी बताया कि इसका अर्थ होता है पुनः जागना। ये शब्द जो है, ये इसका अर्थ क्या है, हम इस पर एक एक करके हम इसके टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो है पुनर्जागरण जो है का अर्थ क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उदय स्थल क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ को लेते हैं और इस अर्थ पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ।
अभी जैसा मैंने बताया कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागना, पुनः जागना। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि पुनः जागना शब्द का प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि यह जो सांस्कृतिक आंदोलन है पुनर्जागरण, इसका अर्थ जो है एक प्रकार से यूरोप में 14वीं से लेकर के जो 16वीं शताब्दी है, इस कालखंड में बड़ी प्रमुखता से, वैसे 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक विस्तृत रूप में जो है पुनर्जागरण का काल है। तो ये जो 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का काल है जो यूरोप में, वह पुनर्जागरण का काल है। और इस काल में पुनर्जागरण का जो अर्थ बन के आता है, वह एक प्रकार से जो उस कालखंड में जो बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, उसका जो संवेद, जो मिला जुला जो प्रभाव है, वही पुनर्जागरण है। और उसी पुनर्जागरण ने एक प्रकार से यूरोप को अंधकार के युग से आधुनिक युग में प्रवेश कराया। जो मध्य युग है यूरोप का, उस मध्य युग को पार करके, या ये कह सकते हैं कि मध्य युग और जो आधुनिक युग है, उसका जो संधि काल है, वही पुनर्जागरण है। और इस पुनर्जागरण शब्द के अंतर्गत इस पुनर्जागरण को परिभाषित अगर हमें करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ स्वतंत्र प्रिय विचारों का कालखंड है, जिस पर धर्म के लोगों ने, धर्माधिकारियों ने, चर्च ने, पोप ने, इन लोगों ने एक प्रकार से पाबंदी लगा रखी थी। इसको तोड़ करके, इस बंधन से मुक्त होकर के जो नवीन समाज सामने आता है, जो नवीन चिंतन सामने आता है, वह चिंतन पुनर्जागरण के रूप में हमारे सामने आता है। तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, इस पॉइंट को भी आप यहां लिखें कि ये 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, 14वीं से 16वीं शताब्दी का अर्थ हो गया कि ईसा का जन्म शून्य में हुआ है। यहां से 14वीं शताब्दी की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि सन 1300 से लेकर के और 1400 के ईस्वी के बीच जो कुछ है, यानी 1300 एडी से लेके 1400 एडी तक का जो कालखंड है, वो 14वीं शताब्दी है। और 16वीं शताब्दी का अर्थ हो गया कि जो 1500 एडी है, वहां से लेकर के और 1600 का जो सन जब प्रारंभ होता है, वहां तक का जो कालखंड है, उसको हम 14वीं से 16वीं शताब्दी कहते हैं। तो ये जो 14वीं से 16वीं शताब्दी है, इसी कालखंड में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का ये कालखंड है। जैसा मैंने बताया भी पहले कि मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाता है, जब दांते जैसा साहित्यकार सामने आता है, जब पेट्रार्क आ रहे हैं। ये लोग 13वीं शताब्दी में ही पुनर्जागरण के जो तत्व है, पुनर्जागरण की जो विचार बिंदु है, जो पुनर्जागरण की जीवन शैली है, जो विचार शैली है, उसको प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु इसको गहनता प्रदान करने का जो समय मिलता है, वो 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का है। तो ये कालखंड हो गया। इस कालखंड में हम जो है इसको पढ़ते हैं। अब इस शब्द को, जो पुनर्जागरण शब्द है, इसको पहली बार दो दार्शनिकों का नाम आता है जिन्होंने इसको बड़े अच्छे से परिभाषित किया है, इसका प्रयोग किया है। इसमें एक नाम आता है इटली के वैसारी का। इटली के वैसारी हैं, ये इटली के हैं। इन्होंने जो यूरोप के उस कालखंड में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो या 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में जो स्थापत्य और कला के क्षेत्र में जो नवीनता आ रही है, जो नवीन दृष्टिकोण सामने आ रहे हैं, जो नवीन जो है तथ्य सामने आ रहे हैं, उसको उन्होंने उस शब्द के रूप में, उसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने कला व स्थापत्य की दृष्टि से इसके लिए इन्होंने जो है पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया है। वही फ्रांसीसी दार्शनिक दिदरो है, वह कला और साहित्य के लिए उसने जो है इस शब्द का प्रयोग किया है। दिदरो ये फ्रांस के दार्शनिक हैं। आपने फ्रांस के दार्शनिकों में मांतेस्क्यू का नाम सुना है, कोसने हैं, इसी प्रकार से ये दिदरो हैं। तो दिदरो भी फ्रांस के महान दार्शनिकों में से हैं। वाल्तेयर का नाम आपने सुना है। ये सभी फ्रांस के दार्शनिक हैं। तो दिदरो ने कला व साहित्य के क्षेत्र में जो नवीनता आती है उसको परिभाषित करने के लिए उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया है।
कला व साहित्य में। तो हमने अभी देखा कि अर्थ के रूप में देखा है, इस शब्द का प्रयोग कब से कब किस कालखंड में हो रहा है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ एक जैसा मैंने बताया कि रेनेसा शब्द भी है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। तो पुनः जागना और पुनर्जन्म ये दोनों ही शब्द का प्रयोग हम जो है पुनर्जागरण के लिए कर सकते हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि यह पुनर्जन्म किसका हो रहा है, यह पुनरुद्धार किसका हो रहा है, यह पुनः जागना क्यों। तो अगर पुराने मेरे वीडियो आप देखें तो आप उसमें स्पष्ट जान पाएंगे कि जो यूरोप है वह वस्तुतः जो आधुनिक यूरोप है वह प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य या यूनानी जो संस्कृति है उसी को आधार बना करके उपजा है और उसी को आगे बढ़ाया हुआ है। तो पहले प्राचीन कालखंड में यूनान और जब रोम की सभ्यता थी तब यूरोप बहुत समृद्ध था, बहुत समुन्नत था, मानव को स्वतंत्रता बड़ी मिली हुई थी। उसके जो समय में दर्शन और जीवन और तर्क विज्ञान इन सब का गणित इन सब का बड़ा महत्व था। परंतु धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया अभी कि मध्यकाल जब आता है तो यूरोप जो है अंधकार के युग में चला जाता है और एक प्रकार से सुसुप्ता अवस्था में आ जाता है। तो विकसित अवस्था जो है यूरोप की प्राचीन काल में वो विकसित अवस्था, वो जागृत अवस्था, वो सुसुप्ता अवस्था में आ गई। और जब सुसुप्ता अवस्था आ गई तो जो ये पुनर्जागरण का कालखंड है, इस पुनर्जागरण के कालखंड ने यूरोप को फिर से जगाया। किस आधार भूमि पर? जो प्राचीन गौरव है, यूनान की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है, उस गौरव भूमि पर, उस आधार भूमि पर यूरोप पुनः जागता है। इसलिए हम इसको पुनर्जागरण शब्द कहते हैं, पुनर्जन्म के रूप में या रेनेसा शब्द के रूप में हम इसको डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। तो पुनर्जागरण शब्द जो है इसी रूप में लिया गया है, यानी प्राचीन रोम और यूनान, रोम व यूनान की सभ्यता का पुनरुद्धार हो रहा है। इस कालखंड में हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये पुनरुद्धार भी हो रहा है, परंतु इसको गौरव के रूप में लेते हुए अब कुछ नवीन चीजें आ रही हैं। मानव के जीवन शैली में नवीनता आ रही है, उसके जीवन मूल्यों में नवीनता आ रही है, उसके विचारों में नवीनता आ रही है। उसका जो विचार अभी तक जो कुंठित हो गया था, जो बंधन युक्त हो गया था, जो धर्म का उसके ऊपर प्रभाव आ गया था, जो परलोकवाद का प्रभाव आ गया था, इन सबसे मुक्ति का क्षण देखने को मिल रहा है, अवसर देखने को मिल रहा है। और इससे मुक्त होकर के वह अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है जो पुनर्जागरण का कालखंड है। और वह पुनर्जागरण का कालखंड एक नए युग की ओर प्रवेश करा रहा है, वह आधुनिक कालखंड है, आधुनिक यूरोप है। तो पुनर्जागरण शब्द अपने आप में बहुत सी चीजों को समाहित किया हुआ है। सिर्फ प्राचीन रोम व यूनान की सभ्यता का पुनरुद्धार नहीं हो रहा है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का है, चाहे वो साहित्य है, चाहे वो दर्शन है, विज्ञान है, समाज है, इस समाज है, आर्थिक जो गतिविधियां हैं, वाणिज्य है, व्यवसाय है, भौगोलिक जो खोजें हैं, वाणिज्य व्यापार, इन सब में एक नवीनता देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा एक जीवन है, जो धर्म का क्षेत्र है, उसमें भी नवीनता आ रही है। अब धर्म जो है व्यक्ति विशेष से संबंधित हो गया है। अब धर्म पर जो है किसी चर्च का विशेष प्रभाव नहीं है। अब उसमें भी धर्म सुधार आंदोलन हो रहे हैं। तो धर्म के क्षेत्र में भी सर्वथा नवीन दृष्टिकोण सामने आ रहा है, हर क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण आ रहा है, और ये सब मिल करके पुनर्जागरण को परिभाषित कर रहा है। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में एक प्रकार से बौद्धिक और सांस्कृतिक जो आंदोलन हुए उसका जो सम्मिलित रूप है, उसी को कहा जा सकता है पुनर्जागरण।
इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने, चाहे वो हेज हैं, हम बड़े इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनको जानते हैं, डेविस को जानते हैं, हेनरी एस लूकस हैं, ऐसे विद्वान हैं जो उन लोगों ने इसको परिभाषा भी इसकी की है। हम परिभाषा भी एक दो अध्ययन के लिए देख सकते हैं। मोटा मोटी हमें यह समझना है कि पुनर्जागरण कुल मिलाकर के सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ता है। यह इटली से प्रारंभ होता है। इटली का जो फ्लोरेंस नगर है, जहां दांते है, पेट्रॉर्क जैसे लोग हैं, यहां इस फ्लोरेंस नगर से, लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा, ये सभी इटली के उसी फ्लोरेंस नगर से हैं। उसी फ्लोरेंस नगर से इस पुनर्जागरण के आंदोलन को प्रभाव मिलता है, बढ़ावा मिलता है, और वहां से निकल करके वो पूरे यूरोप में पहुंच जाता है। तो ये जो आंदोलन है, ये एक प्रकार से जो इन बुद्धिजीवियों के माध्यम से जिसको प्रोत्साहन मिलता है इस आंदोलन को, तार्किक रूप में, बौद्धिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में, तो एक प्रकार से ये बुद्धिजीवियों का आंदोलन के रूप में भी सामने आता है। तो मैं अगर एक दो परिभाषा के रूप में अगर हम लोग देखना चाहें तो हम अगर देखें तो कह सकते हैं कि जो पुनर्जागरण है वह एक प्रकार से मानव का जो स्वतंत्र प्रिय साहसी विचार हैं, उनकी स्वतंत्रता का बोध कराता है पुनर्जागरण। या हम ये कह सकते हैं कि जो बंधन युक्त मध्यकालीन विचार हैं, उससे मुक्ति का जो मार्ग है वह पुनर्जागरण दिखाता है। हम अगर हेज के शब्दों में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के प्रभाव से ही जो मानव का हृदय है उसमें जिज्ञासा और खोज, आलोचना, इनके तत्वों का समावेश होता है। जिज्ञासा भी आती है, उसमें आलोचना भी आ रही है। अब वो नए तरीके से जो है मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से तर्क कर रहा है। तो कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के माध्यम से मानव के विचारों में, उसमें चिंतन में जिज्ञासा भी आ रही है और आलोचना भी आ रही है। तो ये इसके माध्यम से एक नवीन समय, एक नया जो है समाज, एक नए जो है जीवन दर्शन और जीवन मूल्य का हमको प्रस्फुटन देखने को मिलता है, अवसर देखने को मिलता है। इसको हम पुनर्जागरण के रूप में कह सकते हैं। हम परिभाषित कर सकते हैं, हालांकि परिभाषा पूछी नहीं जाती है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि पुनर्जागरण को अगर परिभाषित भी करना हो तो हम इस शब्दों के रूप में कर सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के जो है मानव के विचारों में स्वतंत्रता का बोध कराने वाला एक घटना है, और ये सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन है। इसके अलावा यह यूरोप को अंधयुग से जो आधुनिक युग है उसकी ओर प्रवेश कराता है। यही आंदोलन, ये एक संक्रमण का समय है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम देखेंगे कि जो पृष्ठभूमि पे जब मैं चर्चा करूंगा तो आप देखेंगे कि जो पृष्ठभूमि में हम ये देखेंगे कि प्राचीन कालखंड, मध्यकाल और आधुनिक, ये अलग अलग किस रूप में है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप देखेंगे कि जब मध्य युग से जब हम आधुनिक कालखंड में आ रहे हैं, मोटा मोटी मध्य युग 14वीं शताब्दी तक समाप्त हो जा रहा है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, और 16वीं शताब्दी से हम यूरोप में जो है आधुनिक यूरोप को परिभाषित करते हैं, आधुनिक यूरोप को पढ़ते हैं। तो जो ये 200 साल का कालखंड है, संक्रमण का कालखंड है, इसी को हम पुनर्जागरण कालीन काल कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो वो पुनर्जागरण काल जो है वह एक प्रकार से वही जो है वह यूरोप को अंध युग से आधुनिक युग की ओर ले जा रहा है। और या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मध्यकाल और जो आधुनिक काल है उसके बीच का जो संधि काल है वह पुनर्जागरण का काल है। यानी मध्यकाल और आधुनिक काल, इसके बीच जो संधि काल है, जो जोड़ने वाला काल है, इसको हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। यही जो है पुनर्जागरण का काल है। यानी ये जो संधि काल है, ये पुनर्जागरण का कालखंड है। तो इस रूप में हम यूरोप के इस जो शब्द है, पुनर्जागरण शब्द है, इसके अर्थ को हम विभिन्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इतने रूप में हम इसको देख सकते हैं, इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अब जो पुनर्जागरण है उसने अंधकार के युग से को पीछे छोड़ते हुए, धर्म के प्रभाव को पीछे छोड़ते हुए अब मानववाद को स्थापित कर दिया है। अब उसने मानव जीवन को, मानवीय जीवन को, मानवीय मूल्यों को, लौकिक जीवन को, जो आम जन जीवन है,
मनुष्य को उसको महत्ता प्रदान किया है। अभी तक क्या होता था, इसके पहले अंधयुग था और उसमें हम धर्म का प्रभाव देखते हैं, हम उसमें चर्च का प्रभाव देखते हैं, उसमें हम ईश्वर को केंद्र में रख करके देखते हैं। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि धर्म अभी तक पुनर्जागरण के पहले, जो अगर छोटा रूप में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के पहले धर्म केंद्र में था, धर्म और मनुष्य किनारे था। सारी जो गतिविधियां होती थी, चाहे कला की, साहित्य की, स्थापत्य की, दर्शन की, समाज की या राजनीति की, इन सब के केंद्र में जो होता था वो धर्म होता था, ईश्वर होता था, चर्च होता था, पोप होता था, है ना। लेकिन अब जब पुनर्जागरण का कालखंड आया है तो धर्म जो अभी केंद्रीय भूमिका में था और मानव जो किनारे हुआ करता था वो बदल गया है। अब केंद्र में जो है वो मनुष्य है, मानव है। इसको ध्यान में रख करके कला का अंकन, साहित्य का विस्तार, स्थापत्य की जो है मूर्तियां, समाज का दर्शन, राजनीति के जो नए मानदंड, धर्म की परिभाषाएं, धर्म का स्वरूप, ये सब जो है मानव को केंद्र में रख के किया जा रहा है। व्यापार की जो संभावनाएं हैं वो मनुष्य से प्रभावित हो रही हैं। अब सब ईश्वर संचालित नहीं कर रहा है। अब ये माना जा रहा है कि मानव अपने बल पर, अपने शक्ति पर, वो अपने वो भाग्य के बल पर नहीं, वो किसी दैव या परलोक के बल पर नहीं, परलोक की शक्ति के बल पर नहीं, वो अपने बल पर जो है अपने भाग्य का निर्माता है और वह किसी भी चीज को परिवर्तित कर सकता है। तो मानव की अनंत संभावनाओं का जो विकास हुआ, जो उसके भीतर जो उसके गुण थे, जो उसका जो अभिव्यक्ति की जो उसकी क्षमता थी, उन सब का अवसर मिला अब पुनर्जागरण में। यानी अब मानव केंद्र में हो गया है और धर्म किनारे चला गया है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर हमको ये समझना हो कि पुनर्जागरण को एक लाइन में अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण वो घटना है जिसके बाद से जो मध्यकाल में जो मनुष्य जो किनारे रहता था और हर चीज के केंद्र में मनुष्य धर्म हुआ करता था, वह पलट गया। वह एक प्रकार से कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट जैसी घटना घटी, पैराडाइम शिफ्ट हुआ और अब मनुष्य जो है, मानव जो है वो केंद्र में हो गया है और धार्मिक घटनाएं, धार्मिक चीजें, अन्य सभी चीजें वो किनारे चली गई हैं। तो इस रूप में हम पुनर्जागरण की परिभाषा को देख सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। अब मैं इसको मिटा करके अब इसकी पृष्ठभूमि पे चर्चा करूंगा, तो आप इसको एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप एक बार ले लीजिए। ठीक है, अभी तक हमने अर्थ पर अध्ययन किया था और अब हम पृष्ठभूमि पे चर्चा करेंगे कि पृष्ठभूमि क्या है पुनर्जागरण की। तो मैंने अभी जैसा चर्चा किया आपसे कि आप वीडियो 2 नंबर सीरीज वाली वीडियो देख लें तो आपको पृष्ठभूमि बहुत व्यापक रूप से पता चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे संक्षिप्त रूप में जो लिखना है, एक उत्तर लिखने के लिए जो आवश्यक बातें होती हैं उसको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूं। तो पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें ये देखना होगा पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम देखते हैं कि 3 भाग में इतिहास का जो प्राचीन जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है या आधुनिक इतिहास है, वो यूरोप का, वो 3 भागों में विभक्त है। जैसे अन्य भाग इतिहास के, भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, ऐसे ही 3 भाग में हम विभक्त करके इसका अध्ययन करते हैं। तो यहां पर प्राचीन कालखंड, मध्यकाल का कालखंड और आधुनिक कालखंड। पृष्ठभूमि में इसके अंतर्गत अब प्राचीन जो कालखंड है उसमें क्या क्या आएगा?
किसी भी जो कालखंड को हम देखते हैं अध्ययन के लिए, अगर इसको प्राचीन कालखंड को देखा जाए तो जो आरंभ है सभ्यता का, जो मनुष्य का जो आरंभ है, जो हम पेलियोलिथिक कालखंड के रूप में, मिसोलिथिक कालखंड के रूप में, या नियोलिथिक कालखंड के रूप में पढ़ते हैं, या ब्रॉन्ज एज के रूप में पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और कांस्य युगीन सभ्यता, इस रूप में जो हम प्राचीन कालखंड में सब विस्तृत अध्ययन करते हैं, वो सब को आरंभ बिंदु मानते हुए वहां से शुरू करते हुए इसके अंतर्गत प्राचीन जो यूरोप है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं यहां से 5वीं शताब्दी तक की, 5वीं सदी तक का या 5वीं शताब्दी तक का, यानी ईसा के जन्म से लगभग 500 ईसा आगे तक, ईस्वी सन तक, 500 AD तक हम पढ़ते हैं ये प्राचीन कालखंड में। मध्य कालखंड में हम 5वीं सदी से लेकर के यानी 500 AD से शुरू करते हैं, या ये कह सकते हैं कि 400 AD, माफी चाहता हूं यहाँ पे, लेकिन कुल मिलाकर 100 साल का कालखंड ले सकते हैं। वो संक्रमण का कालखंड होता है, उसमें बहुत सी चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, तो 100 साल, 50 साल, 70 साल हम जो संक्रमण के रूप में ले सकते हैं। मोटा मोटी 5वीं सदी से लेकर के और 14वीं सदी तक हम मध्यकाल को यूरोप का अध्ययन करते हैं, जिसकी कई कई विशेषताएं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आधुनिक कालखंड में पहले भी चर्चा किया हूं। 16वीं सदी के बाद का जो यूरोप है, विश्व है, वह आधुनिक कालखंड के अंतर्गत आता है। और उसके बाद अब यहां महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जो आरंभिक जीवन है वो प्राकृतिक जीवन था, प्रकृति पे आधारित था। मनुष्य ने आग की खोज की, पहिए की खोज की, खेती की उपज करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, पहिए के आविष्कार के बाद से सामग्री रखना शुरू किया, एक सभ्यता का विकास होता है। उस विकास के बाद, उस आरंभ के बाद हम जब प्राचीन कालखंड पढ़ते हैं तो इसमें प्राचीन रोम की सभ्यता, प्राचीन यूनान की सभ्यता, विशेष रूप से पहले प्राचीन यूनान की सभ्यता आती है। यूरोप का मैप आप देखिएगा, आप उसमें देखेंगे मैंने विस्तार से बताया है कि यूनान की सभ्यता पे भी मैंने बड़े विस्तार से चर्चा किया है। यूनान कहां पर है उसको आप देखिए, इसके अलावा रोम कहां है उसको आप देखिए, यूरोप के अन्य देशों को भी देखना होगा आपको, क्योंकि हम उसी यूरोप में पुनर्जागरण को पढ़ रहे हैं। तो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने जब मुद्रण की प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तो वो जर्मनी में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना? इस प्रकार से, या दांते है, पेट्रॉर्क है इटली के, इसी प्रकार से अन्य दार्शनिक हैं जैसे मांतेस्क्यू है, दिदरो है, अभी मैंने चर्चा किया, ये फ्रांस के दार्शनिक हैं, इन लोगों का बड़ा योगदान था पुनर्जागरण में। तो ये अलग अलग जो देश हैं उसको भी मैप में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से इस उत्तर को आप समझ पाएंगे इस क्लास को। तो आरंभ से 5वीं सदी तक का जो कालखंड है वह कालखंड प्राचीन कालखंड में है। इसमें प्रारंभिक जीवन है, लेकिन जो मुख्य इतिहास प्रारंभ होता है वो यूनान के और रोम के इतिहास से प्रारंभ होता है। यूनान का जब इतिहास प्रारंभ होता है तो मैंने चर्चा किया था, वो दर्शन का कालखंड है, वो होमर और इलियड का कालखंड है। उसमें दर्शन के महान दार्शनिकों में सुकरात का नाम आता है, अरस्तु आते हैं, उसमें प्लेटो है, प्लेटो जैसा दार्शनिक है, और बड़े से फिर इसके बाद हेलेनिस्टिक कालखंड आता है, हेलेनिक कालखंड है। हेलेनिस्टिक कालखंड में अलग अलग पाइथागोरस आते हैं, गणितज्ञ आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, उस समय के जो महान साइंटिस्ट हैं वो सब आ रहे हैं। इसके अलावा जो है एपिक्यूरियन आ रहे हैं, संदेहवादी दर्शन का भी विकास हो रहा है, स्टोइक्स आ रहे हैं, बहुत से दार्शनिक आ रहे हैं। तो एक प्रकार से सिकंदर जैसा महान शासक है जो उसने विश्व विजेता का संकल्प लिया। इसके अलावा टॉलेमी है, एंटियोगस है, बहुत से राजा हैं जिन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में, हम सिटी स्टेट्स देखते हैं, नगर राज्य देखते हैं, एथेंस का नगर राज्य देखते हैं, स्पार्टा का नगर राज्य देखते हैं, ये सारे गौरव जो है प्राचीन कालखंड में देखने को मिलता। वहां मानव को जो है मतदान करने का मौका मिलता है, वहां पे नागरिक जीवन देखने को मिलता है, वहां हमको लोकतंत्र भी देखने को मिल रहा है, वहां हमको राजतंत्र के भी बड़े मानदंड देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो प्राचीन जो यूनान है, प्राचीन जो रोम है, उसकी सभ्यता में हमको देखने को मिल रहा है। तो एक प्रकार से उस समय जो है, जो विशेषता उसकी है आरंभिक जीवन की, उसकी विशेषता तर्क है, उसकी विशेषता बुद्धि है, उसकी विशेषता स्वतंत्र मानव जीवन है। ये कुछ खास बातें हैं, स्वतंत्रता है, ये सब उसके अंदर। हालांकि दास प्रथा भी है वहां पर,
लेकिन जो ओवरऑल जो मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक दशाएं हैं, उसमें जो है उन दशाओं में ये सबसे अधिक देखा जा रहा है। एक ऐसा जीवन है, प्राचीन यूनान की सभ्यता है, प्राचीन रोम की सभ्यता है, ऑगस्टस सीजर जैसा सम्राट है, जूलियस सीजर आपने पढ़ा होगा, रोम की सभ्यता है। ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं। इसने जो है, जैसा मैंने भी चर्चा किया कि इसने लोकतंत्र, राजतंत्र, वैभवपूर्ण समृद्ध नगर एथेंस, स्पार्टा और रोम, ये सब उस समय के नगर हैं जहां से व्यापार का बड़ा उन्नत क्षेत्र है। प्राचीन कालखंड में जो है भारत के साथ बड़ा संपन्न व्यापार हुआ करता था। प्लिनी उसके बारे में लिखता है, रोमन साम्राज्य के साथ किस प्रकार से उस समय का व्यापार हो रहा है। संगम कालखंड में दक्षिण भारत के साथ किस प्रकार से रोम के साथ व्यापार है, यूनान के साथ व्यापार हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये सब प्राचीन कालखंड में देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र है, राजतंत्र है, मतदान की प्रणाली है, मतदान की प्रणाली है। इसके अलावा मैंने बताया कि नगर राज्य हैं, अच्छे बड़े बड़े समृद्ध नगर हैं, व्यापार वाणिज्य, इन सब का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब जो है एक गौरवपूर्ण स्थिति को बताते हैं और इन्होंने जो है एक अच्छे प्राचीन जीवन को दिखाया है। मैंने दर्शन की चर्चा की कि इसमें महान दार्शनिकों का नाम लिया मैंने आपसे, उन दार्शनिकों को भी रख सकते हैं। दर्शन, कला, स्थापत्य, वाणिज्य हो चुका है, और दर्शन हो गया, कला, साइंस, विज्ञान हो सकता, विज्ञान ले सकते हैं, विज्ञान, समाज, इन सब में एक गौरवपूर्ण स्थिति देखने को मिलती है। ये इसमें मानवीय बुद्धि, तर्क और स्वतंत्रता, इसको बल दिया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड था। अब इसमें जब 5वीं शताब्दी आ रही है और जब रोम का पतन हो रहा है 476, इसी बीच में हम पढ़ चुके हैं कि रोमन साम्राज्य विस्तृत इतना हो जाता है कि पूर्वी रोमन साम्राज्य अलग, पश्चिमी रोमन साम्राज्य अलग हो जाता है। पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो बाइजेंटाइन साम्राज्य है, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया हो जाती है और वो एक पूरब के साथ उसके संपर्क बढ़ते हैं और एक बहुत विस्तृत राज्य का जो है निर्माण होता है। तो इतना विस्तृत राज्य, और इस विस्तृत राज्य का 5वीं शताब्दी में आते आते 476 ईस्वी में, 476 ईसा पूर्व में इसका जो है पतन हो जाता है। 476 एडी में पतन होता है। अब जब इसका पतन हो रहा है तो इसके बाद जो नवीन चीजें आती हैं मध्यकाल में, हम उसको देखते हैं। तो मध्यकाल में क्या आ रहा है? मध्यकाल में सामंती प्रवृत्ति बढ़ रही है, सामंतवाद बढ़ रहा है। सामंतवाद बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि राजा कमजोर हो चुका है और पश्चिमी, विशेषकर जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, वहां छोटे छोटे जो सामंत हैं, जो सैनिक प्रधान हैं, उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। और इन सामंतवाद के बढ़ने के नाते क्या होता है कि एक बंद अर्थव्यवस्था और बंद संस्कृत का विकास होता है, क्योंकि सामंत छोटे छोटे राज्यों के, छोटे छोटे इलाकों के स्वामी होते हैं और वो अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में जो आदान प्रदान होता है वो कमजोर हो जाता है। जैसे कि महान सम्राटों के क्षेत्र में होता है, वो फिर विस्तृत होता है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, ये यहां पर समाप्त हो जाता है। तो एक बंद अर्थव्यवस्था का जन्म होता है और बंद अर्थव्यवस्था बंद संस्कृति को जन्म देती है। तो सामंतवाद आ रहा है, बंद अर्थव्यवस्था आ रही, बंद संस्कृति आ रही है। इसके बाद जो बातें महत्वपूर्ण आती हैं, इस समय ईसाई धर्म का उदय होता है और ईसाई धर्म के उदय के बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य ने भी उस ईसाई धर्म को बड़ा महत्व प्रदान किया, जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाता है। और ईसाई जो चर्च है, उस चर्च और सामंतों के बीच में एक प्रकार का जो गठबंधन हो जाता है,
समझौता हो जाता है, उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि अब वहां पर चर्च का प्रभाव बढ़ रहा है, ईसाई चर्च जो है उसका प्रभाव बढ़ रहा है। तो चर्च का प्रभाव बढ़ने का परिणाम ये निकलता है कि चर्च और सामंत कुलीन जो हैं ये मिल करके वहां के लोगों का शोषण प्रारंभ कर देते हैं। और अब जो जैसा मैंने बताया कि बंद अर्थव्यवस्था हो गई, बंद संस्कृति हो गई, तो लोगों की जो सोचने समझने की, लोगों का जो एक जो एक्सपोजर होता है एक दूसरे राज्यों में जाने आने से, व्यापारिक गतिविधियों के नाते जो हम एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं उस संपर्क के नाते, तो वो जब बंद हो जाता है तो, और जब चर्च का प्रभाव बढ़ रहा है, धर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, ईश्वर का प्रभाव बढ़ रहा है, परलोक का प्रभाव बढ़ रहा है, डर एक पैदा हो रहा है लोगों के भीतर, लोगों की जो जिज्ञासा है और जो लोगों के भीतर जो गवेषणा है या जो खोज की प्रवृत्ति है, आलोचना की प्रवृत्ति है, वो कमजोर पड़ रही है। तो इसके नाते क्या हो रहा है कि अब आम लोग का, आम जन का शोषण हो रहा है, आम जन का शोषण बढ़ने लगा, दास्ता बढ़ने लगी, जो राज्य हैं छोटे छोटे हो गए हैं। तो जो राष्ट्रीय राज्य हुआ करते थे, राष्ट्र के रूप में जो सोचा जाता था, यूनान, रोम को, यूनानी सभ्यता को, यूनानी देश को, अब वो पतन हो गया है। तो उन भावनाओं का भी जो है कमी आती है। तो इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की कमी आने के नाते या बड़े बृहत्तर राजाओं की कमी आने के नाते जो साहित्य है, जो कला है, जो स्थापत्य है, वो भी बहुत ही सीमित और बहुत ही क्षेत्रीय स्वरूप लेकर के हो गया है। तो इन सब में भी गिरावट देखने को मिलती है। कला, साहित्य, दर्शन, इन सब में गिरावट है। कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, सामाजिक जो मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, लौकिक जीवन है, इन सब में गिरावट है। मानवीय मूल्य, लौकिक जीवन, समाज, इन सब में एक गिरावट देखने को आता है। ये एक प्रकार से ये कुल मिलाकर के एक अंधकार के युग को, अंध युग को, मध्य युग को एक प्रकार से अंध युग की ओर बताते हैं, ढकेल देते हैं, जहां पे जिज्ञासा, चिंतन, अभिव्यक्ति ये सब बाधित हो गई है। जो जिज्ञासा है, जो चिंतन है, जो तर्क है, उन सब को बाधित कर दिया इसने, है ना। आडंबर, चर्च के प्रभाव से क्या हुआ कि जो आडंबर है, जो कर्मकांड है, ये हावी हो चुका है। इसने आडंबर और कर्मकांड को बढ़ावा दिया, और कर्मकांड के नाते आम जन का शोषण बढ़ता है। उनसे चर्च अब उनके नामकरण से लेकर के मृत्यु संस्कार तक जितने भी आम जीवन, आम लोगों के साथ काम हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं, उन सब पे टैक्स लेना, उनसे जो है तरह तरह के जो है उपहार लेना, ये सब प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई। इसके अलावा बाद में हम देखेंगे, जैसा अभी आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, धर्म सुधार आंदोलन के समय देखते हैं कि चर्च यहां तक कि लोगों को उनके द्वारा किए जाने वाला जो अपराध है उनसे मुक्ति के लिए क्षमा पत्र भी दे रहा है कि आप पैसा लाइए, धन लाइए और आप किए हुए पाप से मुक्त हो सकते हैं। चर्च उसके लिए आपको जो है क्षमा पत्र दे रहा है। तो ये एक प्रकार से जो बड़े लोग हैं, कुलीन लोग हैं, सामंत लोग हैं, उनका पक्ष पोषण कर रहा है, और जो गरीब है, जो आम जनता है, उनका शोषण कर रहा है। तो इस रूप में जो 15वीं, जो ये 5वीं से लेकर के जो 14वीं शताब्दी का, सदी का कालखंड है, ये पूरी तरह से एक प्रकार से एक अंधकार का परिचायक बन जाता है। यह परलोक पर भी ध्यान दे रहा है। ये लोग जो आम जीवन है उससे उसका कोई नाता नहीं है, जिज्ञासा जैसे मैंने कहा उस पर कोई उसका अर्थ नहीं है। तो इन लोगों ने मिलकर के जो समाज में, धर्म में, इन सब में जो है जो पतन हो रहा है, ये सब जो है इस मध्य युग की विशेषता है। अगर अब आधुनिक कालखंड में हम आए, ये जो कालखंड है 14वीं से लेकर के और 16वीं सदी के बीच का, यही कालखंड जो है, यही पुनर्जागरण का कालखंड है। और इसी कालखंड ने आधुनिक यूरोप को जन्म दिया। आधुनिक यूरोप का
में मध्यकाल के जीवन को आधुनिक यूरोप में प्रवेश कराया, आधुनिक काल में प्रवेश कराया, है ना। इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। ये विचारों का युग है, ये ज्ञानोदय का युग है, ज्ञान का महत्ता है, ये चिंतन का युग है, तर्क का युग है, ये बौद्धिकता का युग है, ये मानवीय मूल्यों का युग है। जैसा मैंने बताया कि मानव केंद्र में आ चुका है। इसने बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहन दिया, इसने तार्किक और वैज्ञानिक जो चिंतन है उसको बढ़ावा दिया, और इस तार्किक और जो वैज्ञानिक चिंतन है इसने जो बढ़ावा दिया, इसके कारण पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इन सभी आंदोलनों को बल मिला, और एक नए यूरोप, एक नए समाज, एक नए दर्शन का विकास हुआ, है ना। इन सब ने मिलकर के यूरोप में मानववाद की स्थापना की, व्यक्तिवाद की स्थापना की। ये सारी चीजें जो है आधुनिक कालखंड में हमको देखने को आता है ना। नया कला, नई कला, नया साहित्य, नया विज्ञान, नए दर्शन, नए मानवीय मूल्य, नए सामाजिक संरचनाएं, है ना, नया व्यक्ति, इन सब का आगे, नई दुनिया, भौगोलिक खोज हो रहे हैं। ये सारी विशेषताएं हमको आधुनिक कालखंड में देखने को, एक सृजनात्मक व्यक्ति के रूप में, एक सृजनात्मक व्यक्ति के रूप में व्यक्ति की महत्ता बढ़ी। जो जैसा मैंने भी बताया कि जो भगवान के भरोसे नहीं, जो अपने बल पर, भाग्य के बल पर नहीं, अपने बल पर किसी भी नई चीज की सर्जना कर सकता है। एक सृजनात्मक व्यक्ति की, जिसके भीतर जिज्ञासा है, जिसके भीतर लालसा है, जिसके भीतर साहस है, जिसके भीतर चिंतन और तर्क की शक्ति है। एक नए व्यक्ति की जो है एक प्रतिष्ठा होती है, उसको स्थापित करने का मौका मिलता है। ये पुनरुद्धार, ये सब कुछ जो है प्राचीन रोम और यूनान की सभ्यता के गौरव के आधार पर पुनर्जागरण में हमको देखने को मिलता है। तो हम अब अगर देखना चाहें तो जो आधुनिक कालखंड है, हम उसको लिख सकते हैं कि ये कालखंड एक प्रकार से ज्ञानोदय का कालखंड है। ये कालखंड तर्क, बुद्धि, चिंतन और जिज्ञासा का कालखंड है। ये कालखंड साहस का कालखंड है। नई नई भौगोलिक खोजें इसी साहस के बल पर हुई। ये कालखंड सृजनात्मक व्यक्ति की संभावना का कालखंड है। जो सृजनात्मक व्यक्ति है उसका कालखंड है। ये साहस का कालखंड है। ये कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, समाज, मानवीय मूल्य, लौकिक मूल्य, इन सब में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण का कालखंड है। नवीन दृष्टिकोण का कालखंड, कोण का कालखंड है। ये कालखंड चिंतन और जैसा मैंने बताया साहस का कालखंड है। ये पूरी तरह से जो है भौगोलिक खोजों का कालखंड है। नए जो भौगोलिक खोज हो रही हैं उसका कालखंड है। जो भौगोलिक खोज है, ये सभी चीजें जो है हम आधुनिक कालखंड में देखते हैं। एक जिसके बीच में, जिसके केंद्र में मानव है ना? मानव को केंद्र में रखकर, ज्ञानोदय का क्षेत्र है लेकिन क्या है, सृजनात्मक व्यक्ति, इसको अब केंद्र में रखा गया है। मानव केंद्र में है वह। ये व्यक्ति जो मानव है वह अब केंद्र में आ गया है ना? लौकिक जीवन का कालखंड है, परलौकिक जीवन का नहीं। पारलौकिक जीवन और इहलौकिक जीवन को अब अलग अलग किया गया है, और इहलौकिक जीवन पे, लौकिक जीवन पे, जन सामान्य के जीवन पे, इस पे बल दिया गया है। यानी ये लौकिक जीवन का कालखंड है।
इसको महत्ता देने का कालखंड है। ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें जो है हमको आधुनिक कालखंड में देखने को मिलता है। तो अब पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो प्राचीन कालखंड का जीवन था, जो मध्यकाल का जीवन था, ये प्राचीन बड़ा ही गौरवपूर्ण जीवन था। इसी प्राचीन गौरवपूर्ण जीवन का पुनरुद्धार होता है पुनर्जागरण के माध्यम से। और मध्यकाल की जो कमियां हैं, मध्यकाल के जीवन से जो हम आधुनिक कालखंड में प्रवेश कर रहे हैं, या जो ये संधि काल है, यही पुनर्जागरण का काल है। मध्य या अंध युग से जो मनुष्य बौद्धिक युग में जा रहा है, वह या आधुनिक युग में जा रहा है, यही पुनर्जागरण है। कुल मिलाकर के बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन का मिला जुला स्वरूप यही पुनर्जागरण है। तो आज की इस क्लास में हम इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा किए कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है और पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि क्या है। अगली क्लास में हम चर्चा करते हैं कि पुनर्जागरण का उदय स्थल क्या है, कारण, विशेषताएं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के इसका भी आप एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।